हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, पुरंदर की संधि कब हुई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1665 में, 1775 में, 1792 में या फिर 1784 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1665 में हुई थी दोस्तों पुरंदर की संधि। और किस किस के बीच में हुई थी दोस्तों, ये हुई थी सवाई जयसिंह और शिवाजी के बीच में। ठीक है, ये लिखा हो दोस्तों ऑप्शन बी 1775। 1775 में कौन सी संधि हुई थी दोस्तों, देखिए 1775 में हुई थी सूरत की संधि। और दोस्तों सूरत की संधि किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी लिखा हो दोस्तों 1792, ये लिखा है दोस्तों, ये इसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये किस किस के बीच में हुई थी, ये हुई थी दोस्तों अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। ठीक है, ये लिखा हो दोस्तों ऑप्शन डी 1784। 1784 में कौन सी संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी मंगलोर की संधि और ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, धूप के चश्मे के लेंस में कौन सा कांच का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, मृदु कांच, क्रुक्स कांच, फ्लिंट कांच या फिर पोटाश कांच। इसका सही आंसर है दोस्तों, देखिए धूप के चश्मे के लेंस में जो उपयोग किया था कांच, वो किया था दोस्तों ऑप्शन बी क्रुक्स कांच का। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे लिखे हुआ है बहुत सारे कांच, जैसे कि मृदु कांच। मृदु कांच किस में इस्तेमाल किया था दोस्तों, ये किया था परख नली बनाने में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो दोस्तों फ्लिंट कांच। देखिए फ्लिंट कांच किस में इस्तेमाल किया था, फ्लिंट कांच इस्तेमाल होता है दोस्तों कैमरे में और दूरबीन के लेंस में। ठीक है, अब दोस्तों लिखा हुआ है पोटाश कांच। पोटाश कांच कहाँ यूज होता है दोस्तों, देखिए पोटाश कांच होता है कांच के बर्तन बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान, निम्न में से किसके शासनकाल को मुगलों का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है, जो मुगलों का स्वर्ण काल कहा जाता था दोस्तों, वो कहा जाता था शाहजहां के काल को। ठीक है, किस काल को दोस्तों, शाहजहां के काल को कहा जाता था मुगलों का स्वर्ण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बरहुत का स्तूप कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसको बनवाया था किसने, अशोका ने, लेकिन आज ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये उजड़ चुका है। ठीक है, बरहुत का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। देखिए दोस्तों मैंने आपको धमेक का स्तूप भी बताया है और ऐसे मैंने आपको सांची का स्तूप भी बताया है। ठीक है, वो सभी के सभी दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि वो कहाँ स्थित है। ठीक है, और उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों, मुगल सम्राट में सबसे लंबा शासनकाल किस शासक का रहा। हमारे पास चार ऑप्शन है, बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी औरंगजेब का शासनकाल सबसे लंबा शासनकाल रहा दोस्तों। कब से कब तक रहा था, 1556 से लेकर के और 1605 तक रहा था इनका शासनकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाले प्रथम भारतीय कौन है। हमारे पास चार ऑप्शन है, मैडम भीकाजी कामा, महात्मा गांधी, रासबिहारी बोस या फिर पंडित बिशन नारायण धर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा है दोस्तों, प्रथम भारतीय जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था दोस्तों। जर्मनी के स्टटगार्ड नगर में 22 अगस्त 1907 को उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1944 में, 1960 में, 1951 में या फिर 1950 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1951 में सिंदरी झारखंड में स्थापित किया गया था भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है। ठीक है, सुनहरी क्रांति है, पीली क्रांति है, हरी क्रांति है, ये सभी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट किसका बना होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, टंगस्टन का, आयरन का, कॉपर का या फिर नाइक्रोम का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नाइक्रोम का बना होता है। देखिए दोस्तों नाइक्रोम एक क्या है, मिश्र धातु है, जिसका मत देखिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, नाइक्रोम ये होती है दोस्तों नाइक्रोम। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए एन से मतलब होता है दोस्तों निकेल, आई से मतलब होता है दोस्तों आयरन, CRO से मतलब होता है दोस्तों क्रोमियम और ME से मतलब होता है मैग्नीज। ठीक है, ये आप याद करेंगे दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है। ठीक है, ये टंगस्टन लिखा हो दोस्तों, ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें इस्तेमाल होता है टंगस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारियल का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, फल, बीज, एंडोस्पर्म या फिर फूल। इसका सही आंसर है दोस्तों नारियल का खाए जाने वाला भाग कहलाता है ऑप्शन सी एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 26,000 किलोमीटर या फिर 56,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों पृथ्वी भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी से, वो लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पर स्थापित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने कब जजिया कर को समाप्त कर दिया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1556 में,
1560 में, 1564 में, फिर 1565 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। दोस्तों आप सभी जानते हैं जजिया कर क्या होता है। जजिया कर एक वो टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता है, मतलब कि जो मुस्लिम नहीं होते उनके ऊपर लगाया जाता है उनकी हिफाजत करने के लिए मुस्लिमों के द्वारा या फिर मुस्लिम शासक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है। देखिए दोस्तों नकदी फसल हमारे पास चार ऑप्शन है, गन्ना, आलू, तंबाकू या फिर उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों नकदी फसल वो फसलें होती हैं जिनको किसान क्या करता है, डायरेक्ट सेल कर सकता है अपनी आमदनी कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं, सोयाबीन भी आती है, चाय भी आती है, संतरा भी आता है, आम भी आते हैं, जूट भी आते हैं और कई अन्य फसलें भी आती हैं। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों कौन सी नकदी फसल होती है। नकदी फसल वो होती है दोस्तों जो किसान अपनी आमदनी के लिए डायरेक्ट सेल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर दोस्तों भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी ऑप्शन ए विनोबा भावे के द्वारा। पोचमपल्ली तेलंगाना में स्टार्ट किया गया था दोस्तों भूदान आंदोलन सन 1951 में। और दोस्तों रामचंद्र रेड्डी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भूदान आंदोलन में अपनी जमीन दान में दी थी। ठीक है दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे फैक्ट्स बता रखे हैं, जैसे कि दोस्तों ये प्रथम भारतीय थे जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था सन 1958 में। ठीक है, और दोस्तों इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था सन 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, दूसरी, पांचवी, छठी या फिर सातवीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी दोस्तों, और ये की गई थी 17 जुलाई 1975 को। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों आप सभी जानते हैं कब से कब तक था। ये था दोस्तों 1974 से 1979 तक, लेकिन एक साल पहले ही इसको खत्म कर दिया गया था, मतलब कि 1974 से लेकर के 1978 तक ही था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 360, 385, 358 या फिर 181। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 360। देखिए दोस्तों जैसे ये पृथ्वी होती है, इस पे दोस्तों ये पोल है, मैंने आपको बताया था इस तरीके से लाइन जो खींची जाती है वो कौन सी रेखा होती है, वो होती है दोस्तों देशांतर रेखा। और जो दोस्तों ऐसे खींची जाती हैं वो होती है दोस्तों विषुवत रेखा कह सकते हैं, या फिर आप अक्षांश रेखा कहिए। ठीक है, विषुवत तो बीच वाली होती है, तो दोस्तों ऐसी वाली खींची जाती है जो ये वाली, ये होती है दोस्तों क्या, अक्षांश रेखा। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी होती है 181। और अगर आपसे पूछा है ये वाली संख्या कितनी होती है, तो ये होती है दोस्तों 360। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से। हमारे पास चार ऑप्शन है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर खो खो। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, खो खो से संबंधित है फ्री जोन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कितने डिग्री रेखा को कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ या फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही जाना जाता है दोस्तों, किस नाम से, कर्क रेखा के नाम से। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती, जैसे कि आप सभी जानते हैं। कौन कौन से दोस्तों, वो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इतने राज्यों से गुजरती है दोस्तों भारत, ये कर्क रेखा भारत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा द शेप ऑफ द बीस्ट नामक पुस्तक को लिखा गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, अरुंधति रॉय, शोभा डे, रस्किन बॉन्ड या फिर शशि थरूर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय के द्वारा ही लिखा गया है दोस्तों द शेप ऑफ द बीस्ट नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 9 दिसंबर को मनाया गया भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 बने हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, मोंटो डुप्लांटिस, यूलिमर रोहास, हिमा दास या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। मोंटो डुप्लांटिस और यूलिमर रोहास, ये दोनों ही दोस्तों अभी हाल ही में विश्व एथलीट ऑफ द ईयर 2020 बने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। निम्न से किसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, कल दोस्तों हमने आपसे पूछा था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति कौन थे। इसका सही आंसर था दोस्तों एरिक वेनमेयर, जो कि एक अमेरिकन है और 25 मई 2001 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम नेत्रहीन व्यक्ति का कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया था। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।